चलो अच्छा देखो, कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके तुरंत बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, कल हम लोगों ने देखा था विंध्य पर्वतमाला के बारे में, हल्का सा देखना उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विंध्य पर्वतमाला, इसका विस्तार की बात करते हैं तो हमने देखा था कल कि ये गुजरात वाला क्षेत्र रहा, ध्यान देते रहना, ये कई बार आएगा। ये गुजरात वाला क्षेत्र रहा, उसके ऊपर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ये राजस्थान, RAJ लिख दें, काम चलेगा ना। राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, MP का एरिया, और MP से लगा हुआ एरिया किसका था? CH का मतलब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और ये किसका? MP का। और उसके ऊपर काहे का हो एरिया हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया यहाँ किसका था? बिहार का। ये तो क्लियर था ना। तो हमने यही देखा था इसका विस्तार कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से शुरू होता है मध्य प्रदेश में, और ये चला जाता है उत्तर प्रदेश होते हुए कहाँ चला जाता है? बिहार तक। यही तो एरिया था। ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अच्छा हाँ, ये छत्तीसगढ़ का एरिया आ जाएगा ना। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो इसका मतलब कुल मिला के विंध्य पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं है। क्लियर है? यहाँ देखो, कहाँ देख रहा? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में। सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में। क्लियर? अच्छा देखियो, इसी विंध्य पर्वतमाला को मैंने कई सारे भागों में विभाजित किया था, जो कि हमारे भाग ये थे। ये विंध्य पर्वतमाला मान लेते हैं, क्यों? ये विंध्य पर्वतमाला है। ये सबसे पहली बात तो ये कि इस विंध्य पर्वतमाला को दो भागों में कौन विभाजित कर रहा था? एक नदी, जिसका नाम क्या था? सोन नदी। ये हमारी है विंध्य पर्वतमाला। इसी के तुरंत आगे बढ़ेंगे अगली पर्वतमाला पर। तो विंध्य पर्वतमाला को दो भागों में विभाजित करती है कौन? एक नदी, जिसका नाम क्या है? सोन। आगे बताएंगे नदियों के बारे में, कहाँ से निकलती है वो भी आगे चर्चा होगी। तो यही वाला हमारा भाग कौन सा कहला रहा था? ये हमारा पूर्वी भाग कहला रहा था। और ये हमारा कौन सा भाग कहला रहा था? पश्चिमी भाग कहला रहा था। हमने कहा था कि पूर्वी भाग को वर्तमान में तुम किस नाम से जानते हो? तो इसको नाम से जानते हो छोटा नागपुर पठार। इसका मतलब क्या हो गया कि छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? विंध्य पर्वतमाला का ही भाग है। क्लियर है? अच्छा आगे देखो, पश्चिमी भाग भी मुख्यतया तीन भागों में विभाजित है। एक हो जाएगा पश्चिमी भाग का पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग। अब पश्चिमी भाग का पश्चिमी भाग नहीं समझ रहे हो? विंध्य पर्वतमाला का ये पश्चिमी भाग है ना, यहाँ से सोन गए, और उसका भी ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग, जिसको तुम लोग किस नाम से जानते हो? इसको नाम से जानते हो विंध्याचल। क्लियर है? और ये हमारा कौन सा था? ये था भांडेर का पठार, जिसको वर्तमान में भारनेर का पठार भी कहते हो। क्यों? और ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? कैमूर पर्वत हो जाएगा। क्लियर? कैमूर पर्वत। आगे चल करके देखेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है, चर्चा करेंगे कौन सी निकलती है जब नदी पढ़ाएंगे। कैमूर पर्वत। अच्छा, अब अगर बात करें कि विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो विंध्य पर्वतमाला की ऊंची चोटी या तो विंध्याचल में हो सकती है, या तो भांडेर के पठार में हो सकती है, या तो कैमूर पर्वत में हो सकती है, और या तो कहाँ हो सकती है? छोटा नागपुर के पठार में। याद रखना, सोन नदी ने क्या किया है? विंध्य पर्वतमाला को विभाजित कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा नागपुर का पठार विंध्य पर्वतमाला का भाग नहीं रहा। क्लियर है? जैसे नहीं संयुक्त परिवार रहता है, शादी के बाद अलग रहने लगते हो, हैं? जब व्यवस्था तुम्हारी बन जाती है तो वहां रहने लगते हो, अलग रहने लगते हो। शर्मा और माओ नहीं, देखो शर्मा ही रहा। व्यवस्था का नाम ही लिए शर्मा ही रहा, देख रहे हो। अब कहो खुद की व्यवस्था होए। तो देखो, तो क्या ये जैसे तुम अलग रहने लगे हो, तो क्या तुम परिवार के हिस्सा नहीं हुए? परिवार के हिस्सा हो। क्लियर है? अब हो सकता है जिसे हम कह दें कि इस परिवार का सबसे बुद्धिमान बच्चा कौन है, तो जो अलग होगा वही हो सकता है परिवार का सबसे बुद्धिमान बच्चा रहा हो। नहीं होता है? अच्छा, छोटा नागपुर पठार,
इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पहाड़ियां नहीं मिलेंगी। मुख्यतया ये कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी एक पहाड़ी है जिसको हम लोग नाम देते हैं राजमहल की पहाड़ी। क्लियर? तो राजमहल की यहाँ पर पहाड़ी है, और चूंकि राजमहल की पहाड़ी है तो पहाड़ियों की ऊंची ऊंची होती हैं क्या? चोटियां। तो ये है राजमहल पहाड़ी, और राजमहल पहाड़ी की ही एक ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? पारसनाथ। पारसनाथ। तो पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्य रेंज। पारसनाथ क्या है? विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? जो स्थित है छोटा नागपुर पठार की राजमहल पहाड़ी में। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर? जल्दी उतारो, आगे बढ़े। अगर कोई लोग कल वाले ना उतारे हो तो उतार लिए हो कि, या तो चाहो तो फोटो खींच लो। हाँ? बनने दो, तुम इस पे ध्यान दो। फोटो खींच लो, हमारी ले लो। ये देखो, आ रहे नहीं आ रहे? इसको बांध के बड़ा अजीब लगता है। शादी बाद जैसे कमर बिछुआ नहीं बांधती है लेडीज, वैसे लगता है? नहीं आ रही फोटो? इसको हटा दे, इसे आगे बढ़े। तो फिलहाल चलो हेडिंग डालो, विंध्य पर्वतमाला। लिखो, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश के ब्रैकेट में क्या डालोगे? मैक्सिमम, सर्वाधिक। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में है। देखो, इस पर्वतमाला को सोन नदी पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। इस पर्वतमाला को सोन नदी पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। लिखो, इसका पूर्वी भाग छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्वी भाग छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। लिखो, यहां स्थित, यहां का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार, इसी में लिख रहे हो, ठीक है? यहां स्थित राजमहल पहाड़ी, यहां स्थित राजमहल की पहाड़ी की ऊंची चोटी
की ऊंची चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ है जो विंध्य पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है। जो विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। लिखो, विंध्य पर्वतमाला का पश्चिमी भाग, विंध्य पर्वतमाला का पश्चिमी भाग विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत कमा भांडेर का पठार, भांडेर का पठार तथा कैमूर पर्वत में विभाजित है। कैमूर पर्वत में विभाजित है। लिखा? एक लिख लो, फिर मैं बात को समझाता हूं। एक नोट करके पॉइंट लिखो। विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला भारत को, विंध्य पर्वतमाला भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में, उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। विंध्य पर्वतमाला भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। चलो देखो, ये प्रायद्वीपीय भारत का एरिया बना है। ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत का तात्पर्य क्या हो गया? तीन तरफ पानी से घिरा होना। यहीं पे क्या बनेगा? लंका। चलो छोड़ दो इसको, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार देखोगे, यहीं पे भी आप बंगाल देखोगे, नहीं देखते हो? और यहीं पे देखते हो अरेबियन सी। तो देखो, स्थलखंड का अगर बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ, बहुत बड़ा, और चारों तरफ पानी है तो क्या होता है? महाद्वीप होता है। और स्थलखंड का अगर छोटा टुकड़ा हुआ, चारों तरफ पानी है तो क्या होता है? द्वीप। और कोई भी स्थलखंड छोटा हो या बड़ा हो, अगर तीन तरफ पानी से घिरा होता है तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। जिसका हिस्सा होगा जिस देश का, उसी के नाम से होगा। इसीलिए चूंकि भारत का हिस्सा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप का यही तो हिस्सा है पूरा का पूरा। क्यों? यही तो तीन तरफ से घिरा है। अच्छा, यहीं पर एक पर्वतमाला देखते हो जिसका नाम क्या है? विंध्य। और विंध्य पर्वतमाला कर क्या रही है? पूरे भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है डायरेक्शन के अनुसार। ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला क्या हो जाएगा? तो विंध्य पर्वतमाला क्या करती है? भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया, और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? साउथ इंडिया। क्लियर है? जहां लिखे हो नोट, उसके नीचे चित्र बना लो। यहां लिख लेना मन्नार की खाड़ी, बनेगा?
हटा रहे? चलो अच्छा एक चीज और देखो, ये विंध्य पर्वतमाला है, जरा ध्यान देना, ये है विंध्य पर्वत। उसी के नीचे आएगा कौन सा? सतपुड़ा। सतपुड़ा। और उसके नीचे कौन आएगा? अजंता। अच्छा एक चीज और देखते होंगे, जब नदी पढ़ाएंगे तब बताएंगे कहाँ से निकलती है। वैसे सतपुड़ा पर्वतमाला का एक भाग है मैकाल पर्वत, और उसकी ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। और अमरकंटक से एक नदी निकलती, कौन सी? नर्मदा। तो यहाँ पे हम अभी नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए नदी से बीच में बनाएंगे। तो इसके सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। और नर्मदा जाकर के कहाँ गिर जाती है? अरेबियन सी में। तो ये कहाँ गिर जाएगी? अरब सागर में। और इसी के बीच में, सतपुड़ा और अजंता के बीच में भी एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? ताप्ती। अच्छा एक चीज ये बताओ, जब ये दो पर्वतों के बीच में नदियां बह रही होंगी तो इसका मतलब इन दो पर्वतों के बीच में तुम्हें क्या नजर आएगी? गहराई। भाई बीच में नदी बह रही है, आसपास पर्वत है, तो बीच में क्या नजर आएगी? गहराई। अब दो पर्वतों के बीच की गहराई क्या कहलाती है? घाटी। दो पर्वतों के बीच की गहराई दर्रा भी कहलाती है, लेकिन दर्रे से लोगों का आवागमन होता है। दो पर्वतों के बीच की गहराई अगर वो नदी बना रही है तो फिर क्या कहलाता है? घाटी क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? और इसका एक नाम है भ्रंश घाटी क्षेत्र। भ्रंश का मतलब क्या होता है? टूटना। कल हम लोगों ने बताया था कि अगर मान लेते हैं ये बीच वाला भाग है सतपुड़ा, क्यों, और इसके अगल बगल में नर्मदा और ताप्ती नदी बह रही है, इसका मतलब ये भी कौन सा क्षेत्र होगा? गहराई का क्षेत्र होगा। और गहराई का क्षेत्र होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वैली का एरिया होगा। किसका? घाटी क्षेत्र होगा। क्यों? तो इसका मतलब ये भी घाटी क्षेत्र होगा, नहीं होगा? अच्छा तुम लोगों ने पढ़ा होगा दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है, सुने होंगे। जैसे नहीं ऑस्ट्रेलिया में सुने होंगे मर्रे और डार्लिंग का दोआब क्षेत्र रिवेरिना कहलाता है। और ऐसे ही दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या है? दोआब। लेकिन जरूरी नहीं कि दो नदियों के बीच में मैदानी क्षेत्र ही पड़े जो दोआब कहलाए। दो नदियों के बीच में क्या कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं पड़ सकता है? पड़ सकता है, नहीं हो सकता है। और कभी कभी दो पर्वतों के बीच में नदी ही बह सकती है, नहीं बह सकती है। और जब दो पर्वतों के बीच में नदी बहेगी तो गहराई होगी, क्योंकि ये भ्रंश के कारण, टूटने के कारण बनी है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? भ्रंश घाटी। और चूंकि बहुत बड़ा एरिया इसलिए क्या है? क्षेत्र। तो एक हमारा भ्रंश घाटी क्षेत्र ये तैयार हुआ और दूसरा हमारा क्या तैयार हुआ? भ्रंश घाटी क्षेत्र। क्लियर है? अच्छा एक चीज ये बताओ, कल हम लोगों ने देखा था जैसे कोई मान लो स्थल खंड है, सतह है, और किनारे वाले भाग कहाँ चले जाएंगे? नीचे। और बीच वाला भाग कहाँ रहेगा? ऊपर। तो ये पहले प्लेन एरिया हुआ करता था, लेकिन बीच वाला भाग कहाँ चला गया है? नीचे। और ऊपर वाला भाग कहाँ रहा? बीच वाला भाग कहाँ रहा? ऊपर रहा। क्लियर है? सतपुड़ा के अगल बगल का जो एरिया था वो कहाँ चला गया? नीचे। और बीच वाला भाग जो था अपनी अवस्था में, वो अपनी अवस्था में रहा। लेकिन चूंकि घाटी को देखते हुए ये क्या कहलाएगा? पर्वत नहीं कहलाएगा, जिसको हम लोग नाम दिए थे ब्लैक माउंटेन, नहीं नाम दिए थे। तो इसका मतलब ये सतपुड़ा कैसा पर्वत है? ब्लैक माउंटेन। हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रंशोत्य पर्वत। क्लियर है? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि सतपुड़ा कैसा पर्वत है? भ्रंशोत्य पर्वत है। अच्छा हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, भ्रंशोत्य पर्वत की खास बात पढ़ी थी कि इसका ढलान कैसा होगा भाई? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। भ्रंशोत्य पर्वत का ढलान कैसा होता है? ज्यादा होता है। और ये बताओ, नर्मदा नदी हो चाहे ताप्तिया हो, दोनों नदियां हो, ये दोनों नदियां किस पर्वत के सहारे चल रही हैं? सतपुड़ा के सहारे चल रही है। क्यों? नर्मदा भी सतपुड़ा के सहारे चल रही है, ताप्ती भी किसके सहारे चल रही है? सतपुड़ा के सहारे। और सतपुड़ा है कैसा? भ्रंशोत्य पर्वत है, तो ढलान कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो इन नदियों का जो प्रवाह भी होगा, दोनों नदियों का, वो प्रवाह धीमा होगा कि तीव्र होगा? तीव्र होगा। और हमने कहा था अगर तीव्र प्रवाह के साथ नदी बह रही है और जाकर के कहाँ गिर रही है? अरब सागर में, तो किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। और एस्चुरी है क्या? समुद्र में बनी हुई गड्ढे नुमा संरचना। कल बताए तो थे, नहीं? कल बताए तो थे पनारा वाला एग्जाम्पल कि पनारा अगर गिरेगा जमीन में तो वो तीव्र प्रवाह के कारण वहां जमीन में क्या बनाएगा? गड्ढा बनाएगा। क्लियर है? नहीं समझ रहे हो कि गड्ढा ही हो? बिल्कुल गड्ढा मतलब बैल ही होगा। क्यों?
तुम लोग नहीं हो सकते, तुम लोग तो ई की मात्रा लगानी होती है। भगवान ने बैल वगैरह सभी नहीं दिया है। अच्छा तुमको मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ यहाँ से हटके, देखो बढ़िया है, तुम्हारे लायक सबके लायक। जैसे जैसे तुम लोग लड़का देखो, इधर देखो, उसका चिंता ना करो, यहाँ देखो तुम वास्तव में क्या हो? अच्छा गधा हो कि नहीं हो? मैं तुम्हारे कहने से नहीं होगा, वास्तव में हो। और लड़कियां सपना किसका देखती हैं? 16 सोमवार किसके लिए रखती हैं? अरे फिलहाल रखती थी पहले प्राचीन काल में, राजकुमार के लिए। अच्छा ये बन जाता है एक दिन के लिए पति ना? अरे पति तो बनता है, ले पति बनता है। ये कितने दिनों के लिए पति बनता है? जिस दिन शादी होती है उस दिन लड़की की नजर में ये क्या होता है? राजकुमार। और वो चाहती भी है राजकुमार। और उसके बाद तुमने देखा होगा, गौरा मैया को देखा होगा, भोले बाबा को क्या कहती थी? नाथ कहती थी, स्वामी नहीं कहती थी, नाथ कहती थी। तो तुम लोग आगे चल करके क्या हो जाओगे? नाथ। अब कौन नाथा जाता है? तो बस तुम्हारे अंदर अपना ही प्रोग्रेस है। पहले तुम जिंदगी भर थे गधा, एक दिन के लिए क्या बने हो? और शादी के बाद फिर क्या तुम हो जाओगे? गधा से थोड़ी सी प्रोग्रेस हो जाएगी। हाँ अब हूँ, यही बात है। क्या चीज? पैदा राजकुमार नहीं होते हैं, एक दिन के लिए बनते हैं, समझ रहे? ये देखो ये राजकुमार आए हैं। सूप नखई मिलेगी तुमको, राजकुमारी नहीं मिलेगी। चलो यहाँ देखो तो। अच्छा ये सूत्र है, याद कर लेना, गधा प्लस राजकुमार इज इक्वल टू बैल। हाँ और तुम लोग एक दिन के लिए जिंदगी जीती हो, एक दिन के चक्कर में यहाँ बताओ 16 रखती हो सोमवार, एक दिन रखा करो। अच्छा यहाँ देखो, चलो आओ देखो तो सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा भ्रंशोत्य पर्वत है। तो ढलान कैसा होगा? तीव्र होगा। और तीव्र ढलान होगा तो उस नदिया का प्रवाह भी क्या होगा? तीव्र होगा। और तीव्र प्रवाह के साथ वो समुद्र में गड्ढे नुमा संरचना बनाएगा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा? एस्चुअरी। और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। क्लियर है? अच्छा ये तो सब बता देते हैं। जब तुम बढ़िया एग्जाम देने जाओगे, बढ़िया मतलब समझ रहे? पेट नहीं बढ़िया होता है। कि बच्चा यूपी भी देने चले गए, वही यूं मिलेगा। जैसे तुम कभी आर मेंस वगैरह दोगे, हो सकता है प्री में पूछ लिया जाए, मेंस में, जनरली मेंस में पूछता है। या जैसे कोई स्टेट पीसीएस वगैरह देते हो, तो बढ़िया एग्जाम अगर देते हो तो फिर वहाँ एरिया पूछा जाता है। जनरली दोआब एरिया हम लोगों को पता होता है, दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र, और उसका नाम भी याद कर लेते हैं, नहीं याद कर लेते हैं। लेकिन अब आजकल चीज यहाँ से बनने लगी है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच का कौन सा क्षेत्र है? भ्रंश घाटी क्षेत्र। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है खानदेश। खानदेश इज द रिफ्ट वैली एरिया, यानी भ्रंश घाटी क्षेत्र बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा। समझ रहे हो? खानदेश क्या है? भ्रंश घाटी क्षेत्र है। किन पर्वतों के बीच का? विंध्य और सतपुड़ा के बीच का। तो ये भी तो भ्रंश घाटी क्षेत्र है, सतपुड़ा और अजंता के बीच का। ये भी तो नाम कुछ होगा। तो इसका नाम बता सकते हो कोई लोग? रेवांडा। रेवांडा इज द रिफ्ट वैली एरिया बिटवीन सतपुड़ा एंड अजंता। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल है। तो चलो इसको बना लो, इसको भी नोट करके लिख लेना। जीवन काम है ये है।